प्रिपरेशन कभी ऐसी नहीं होती है कि आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अलग कर रहे हैं, आप मेंस की अलग कर रहे हैं और आप इंटरव्यू की अलग कर रहे हैं। आई होप जो लोग सीरियसली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंटरेस्टेड हैं और अभी से स्टेप्स ले रहे हैं, वो ये बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में देखे होंगे, बहुत जगह देखे होंगे, बट दिस इज द एक्चुअल ट्रूथ जो यूट्यूब वीडियोस में बताते हैं कि सच में प्रिपरेशन अलग तो नहीं होती है। प्रिपरेशन एक है, इंटीग्रेटेड तैयारी है। अब आपको प्रिपरेशन करनी कैसे है? आप उठाइए मेंस का सिलेबस, जीएस 1 2 3 4 का सिलेबस आपको मिलेगा। फिर आपका ऑप्शनल पे मैं आती हूँ, सेकेंडरी भी आपको जो सिलेबस मिलेगा, आप उस सिलेबस को रीड करिए, गो थ्रू दैट सिलेबस, यू विल गेट टू नो कि क्या एक्चुअली कंटेंट है। बहुत बार सिलेबस पढ़ेंगे, 20 30 बार, तो आपको समझ में आएगा। मतलब मैंने सिलेबस बहुत बार पढ़ा था, तो मेरे को समझ में आया था कि लोग कहते हैं कि ऐसे यूपीएससी में सब कुछ इज देयर, इज अंडर द सन, सब पूछ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप प्लीज सिलेबस पढ़िए, आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, तो आपको एक फाइन आइडिया मिलेगा कि भाई एक्चुअली पूछा जा क्या रहा है, पूछना किस तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहा है यूपीएससी, क्या चाहता है यूपीएससी हमसे उस पेपर में। अब चाहे यूपीएससी है, चाहे यूपीपीसीएस है, कोई भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, तो बीइंग अ सिविल सर्वेंट वो क्या चाहते हैं आपसे कि आप क्या कैसा लिखें। तो दिस हैज टू बी की पॉइंट कि व्हाट डू यू राइट एक्चुअली एंड हाउ डू दे वांट यू टू राइट, दिस मैटर्स। ओके, सो मैंने बेसिक एनसीईआरटी से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। व्हेन इट कम्स टू क्लास 6 to 12th, I have read all the NCERTs of the art subjects basically, but all the NCERTs are not actually very important when it comes to your preparation perspective. I have read all of them, but I suggest you, if you are, अगर आपको आइडिया नहीं है ज्यादा प्रिपरेशन के बारे में, यू जस्ट गो थ्रू द एनसीईआरटीज वंस, एक दो बार पढ़ लीजिए, लेकिन सभी के नोट्स बनाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज आर क्लास 11th और 12th का एनसीईआरटीज, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर हेल्पफुल एंड दे आर द ओनली मेजर सोर्स व्हेन इट कम्स टू क्रैकिंग द एग्जामिनेशन। नाउ कमिंग टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, सबसे पहले तो आपके प्रीलिम्स में व्हाट आर द सब्जेक्ट्स, नंबर 1 इज पॉलिटी। अब पॉलिटी के लिए आई हैव रेड द एनसीईआरटीज, बट आप एनसीईआरटीज पढ़िए, बट व्हेन इट कम्स टू आप बहुत बार पढ़ लेंगे एनसीईआरटीज, तो यू विल गेट अ बेस, आपको पहले क्लियर हो जाएगा, बेस बन जाएगा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स, प्रीलिम्स में यू हैव टू बी वेरी थॉरो विद द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आपको फैक्ट्स के साथ भी बहुत थॉरो रहना पड़ेगा। तो एनालिटिकल और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके का पेपर हो चुका है प्रीलिम्स। इट इज नॉट जस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी एंड बट व्हेन इट कम्स टू यूपीपीसीएस, द I will say कि the prelims examination is still objective and factual a lot of places. बहुत लोग कहते हैं कि it is changing, but trust me, I gave this paper this time, this was a bit of objective. तो अब मैंने कभी ऐसा, since I told you कि मैंने यूपीपीसीएस के लिए strategically preparation कभी किया नहीं, then how could I make this यूपीपीसीएस thing objective questions? Because अब आप पढ़ते हैं तो आप लोग, कुछ लोग कहते हैं कि अब मैं इसको याद करूं कि मैं इसको एनालाइज करूं, अब इन दोनों में से मैं क्या अप्रोच चूज करूं। ट्रस्ट मी, गो फॉर द एनालिसिस पार्ट, डू नॉट ट्राई टू लर्न इट, आप उसको समझिए, एनालाइज करिए, एंड ट्रस्ट मी, दिस इज व्हाट आई हैव डन, एंड उसकी वजह से आई कुड लर्न द थिंग्स इवन, अपने आप ही वो मेरे दिमाग में चीजें स्प्रेड होती गई, क्योंकि आई आई रेड इट लाइक इतने मल्टीपल टाइम्स कि द facts were there in my mind when it come to the prelims question. So when it comes to polity, आपको एनसीईआरटीज के साथ कुछ स्टैंडर्ड बुक्स ही पढ़नी है। आई हैव रेड लाइक एवरीवन एज द गॉड लक्ष्मीकांत, आप लोग रेफर करें उसे, इट इज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट बुक्स अवेलेबल। अगर आप यूपीएससी, इफ यू नॉट एस्पायरिंग फॉर यूपीएससी also, sometimes you can go through the book. This will give you a proper insight about our preamble, what is our constitution, which is very important for a normal citizen of the India as well. We do not know these basics and we just crib and we just write anything whatever it comes to our brain. This will help you maintain a factual and a basic base of your constitution and how our parliament, our government works. So after polity there comes geography. Since geography was my optional, I just read class 11th and 12th. You should also, geography के लिए कोई अलग की ऐसी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट क्लास 11 12th की एनसीईआरटी, देयर इज दिस ह्यूमन जियोग्राफी की एनसीईआरटी है, फिजिकल जियोग्राफी की एनसीईआरटी है, और फिर फंडामेंटल्स ऑफ जियोग्राफी, दिस एनसीईआरटी। आफ्टर जियोग्राफी देयर कम्स एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के लिए प्लीज गो थ्रू शंकर की किताब आती है, आई हैव रेड दैट बुक, दैट्स वेरी नाइस बुक। पीपल डू नॉट, अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट रीड इट, बट आई पर्सनली रिकमेंड, इट्स अ गुड बुक व्हेन इट कम्स टू फॉर्मिंग योर बेस ऑफ एनवायरमेंट। Plus, with environment, Shankar, there is this site called PMFIS. I have read their notes, and they have some very crisp notes on geography as well as an environment. So this is very good. Coming next to history. Ab history has 3 parts: ancient, medieval, and modern. When it comes to ancient history, I have read, एक तमिलनाडु की किताब आती है,
सबसे पहले तो आप लोग, हाँ, बीच में मेरे कोट्स आ रहे हैं दिमाग में, आई विल बीच में आई कैन टेल यू, डू नॉट थिंक दैट दिस प्रिपरेशन इज एक्सपेंसिव, ट्रस्ट मी, आई हैव नॉट टेकन एनी कोचिंग एंड दिस प्रिपरेशन वाज नॉट वेरी एक्सपेंसिव फॉर मी, अनलेस एंड अनटिल जो मेरे पापा मेरा रेंट पे करते थे रहने का, अपार्ट फ्रॉम दैट द प्रिपरेशन इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, आई मीन ऑल ऑफ द थिंग्स आर easily available on YouTube, it's not a very tough deal, I mean you yourself has this thing ki if you want an हार्ड कॉपी तो यू कैन हैव इट, बट एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन। मैंने तो ये तमिलनाडु की बुक ऑनलाइन डाउनलोड की थी, इट्स अवेलेबल, आप, मैंने उसी से पढ़ा अपना एंशिएंट। मेडवल भी मैंने तमिलनाडु की बुक से कवर किया, एंड मेडवल के लिए मैंने सतीश चंद्रा भी पढ़ी थी, इट्स अ वेरी थिक बुक, यू इफ यू वांट यू कैन गो फॉर दैट और यू कैन स्किप दैट इवन। नेक्स्टली आफ्टर मेडवल देयर कम्स मॉडर्न, लोग बिपिन चंद्रा पढ़ते हैं और स्पेक्ट्रम, दो ऑप्शंस आते हैं आपके पास अच्छे, अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटीज तो आपका बेस बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद ये स्टैंडर्ड बुक्स आपको पढ़ने पड़ते हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए, क्योंकि यही आपको एक्चुअली एक सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट देते हैं कि हाँ मैंने इतनी तैयारी की है, और इसी से क्वेश्चंस बहुत जगह फंसते हैं। तो व्हेन इट कम्स टू बिपिन चंद्रा, मैंने बिपिन चंद्रा नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ स्पेक्ट्रम पढ़ा, और आई हैव रेड इट वेरी प्रॉपर्ली, तो इट हेल्प्ड मी इन हिस्ट्री। नाउ व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स, अब बीइंग इंजीनियर्स हम लोग इकोनॉमिक्स पे बहुत फंसते हैं कि इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ें। मेरे को भी यही प्रॉब्लम थी कि मैं इकोनॉमिक्स कैसे हैंडल करूं, सो मैंने कुछ खास ऐसा कोचिंग कुछ नहीं लिया इकोनॉमिक्स के लिए, आई जस्ट वेंट टू यूट्यूब पे एक चैनल है मृणाल, उनकी इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स हैं, अब तो वो कई सारे और प्लेटफॉर्म्स पे भी पढ़ा रहे हैं, तो वो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। मैंने उन लेक्चर्स को ही प्रॉपर्ली फॉलो किया और बहुत बार देखा, बहुत बार। अब इन सब इकोनॉमिक्स हो गया, आई थिंक हमारे बेसिक सब्जेक्ट्स कवर हो गए, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, हाँ ठीक है, ये हमारे बेसिक सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स में जो हमारे जिससे क्वेश्चंस आते हैं वो हमने कवर कर लिया। अब इन सबके साथ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन इज करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स आप कहाँ से पढ़ते हैं, दैट इज अ वेरी वेरी मेजर पार्ट। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग में से जो लोग मेरे तरीके का ट्रैक फॉलो करेंगे कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ में स्टेट पीसीएस भी वगैरह देंगे, तो आप, मैंने तो कभी ऐसा कोई और करंट अफेयर पढ़ा ही नहीं किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए या कुछ और। आई हैव जस्ट रेड वन सोर्स ऑफ करंट अफेयर्स इन ऑल द 3 years ऑफ माय प्रिपरेशन, दैट इज एक विजन करंट अफेयर की मैगजीन आती है, मंथली मैगजीन आती है उनकी, मैंने उसी मंथली मैगजीन को, विजन वाली, मैंने आई गेस इतनी मल्टीपल रिविजन्स किए हैं, मतलब कि मुझे उसके वो ये तक याद है कि कौन सा न्यूज कहाँ पे लिखा हुआ है, उसके नीचे क्या लिखा है। आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने इतनी बार किया, एंड जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, एंड दिस इज नॉट अ वेरी गुड थिंग और समथिंग, बट ऐसा आपको बहुत बार रिविजन करना पड़ेगा। और करंट अफेयर्स में आपका सारा सोर्सेस कवर रहते हैं, तो आपका ये सब्स्टिट्यूट होता रहेगा सारा स्टैटिक पार्ट। अब क्वेश्चंस आप ध्यान से देखेंगे ना, तो कोई क्वेश्चन ऐसा स्टैटिक नहीं है, दिस इज आपकी, यू डिस्टिंग्विश दिस क्वेश्चन कि दिस इज अ स्टैटिक क्वेश्चन, दिस इज अ करंट क्वेश्चन, नो, द क्वेश्चंस हैज टर्न टू बी सो analytical and so contemporary in administration that the questions are you are overlapping, they are asking the static questions, but with, if you have the current affairs knowledge, then only you can solve that question. So things are contemporary, they are changing, you have to pace up accordingly. Coming to the second paper, I did not do anything special for the second paper, and it was quite easy for me. I could clear it. आप अगर आप ठीक है आपकी मैथ्स और इंग्लिश वगैरह, तो you can do it. Now when it comes to the examination day, मेरा एग्जाम जो था 11 अक्टूबर को था, मैं बहुत ही कूल और काम माइंडसेट से गई थी। प्लीज, ये भी एक और सजेशन दे रही हूँ मैं, प्लीज डू नॉट लेट पेपर टेक ओवर योर हेड। आई मीन, आई जस्ट होप कि अगर आप में से कोई भी एक इंसान को ये इसमें से ये सब चीजें, जैसे मैंने पहला बोला कि ये आपको टारगेट ये नहीं करना है कि इतने टाइम में पेपर क्लियर करना है, आपको ये टारगेट करना है कि इस अटेम्प्ट में मैं अपना बेस्ट दूंगा। पहला मंत्रा जो मैं अभी तक फॉलो कर रही हूँ, स्टिल फॉलो इट बाय हार्ट। और दूसरा ये कि पेपर आपके सर पे टेक ओवर कर जाए। ये दो चीजें, अगर ये दो चीजों आप लोग भी, किसी ने भी एक ने इसको फॉलो कर लिया, आई विल डेफिनेटली थिंक कि व्हाटएवर आई सेड, इतना एनर्जी देकर, इट इज समवेयर सक्सेसफुल एंड यू गाइस आर बेनिफिटिंग समवेयर फ्रॉम इट। कभी भी ये पेपर को अपने सर पे नहीं आने दीजिए। आपने जितना पढ़ा है उससे भरोसा रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, बहुत ही कूल काम माइंड के साथ जाइए। ये सब नहीं सोच के कि हमको पेपर आज क्लियर कर लेना है, 4 आएंगे, ये सब कुछ भी नहीं। एकदम कूल माइंड से जाइए, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। दिस इज व्हाट माय स्ट्रेटजी वाज। बहुत लोग भाई बहुत ही कम से कम क्वेश्चन में करते हैं और उनकी एक्यूरेसी इतनी हाई होती है कि वो उतने में क्लियर कर लेते हैं, बट मेरा हमेशा से अप्रोच था कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं। प्रीलिम्स वाज नेवर माय फॉर्टे, बट आई हैव वर्कड ऑन इट अलॉट। मैंने प्रीलिम्स मेरा फॉर्टे नहीं था, बट इसमें मैंने काम बहुत किया मैंने कि मैं उसको, क्योंकि सिंस पहला स्टेज है एंड यू हैव टू रीच थ्रू। तो मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और एकदम कूल चिल माइंड, काम माइंड एकदम कि ठीक है यार, पढ़े जितना है बहुत है, पढ़े हैं, बढ़िया बढ़िया, ठीक है, दैट इज द थिंग। Then
Disha, Yes, there sir. are lot of questions. I think Yeah. हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि we'll should take questions because इतने सारे सवाल आ रहे हैं बच्चों के, तो Okay, और okay. हमारे भी कुछ सवाल हैं जो हम चाहते हैं कि हम पूछना चाहते हैं Sure, sir. because Sure, sir. I'll so continue उसके बाद आप पहले क्वेश्चंस वो नहीं पूछ नहीं लेते सकते बच्चे। हैं बिकॉज हम मुझे लगता है कि जो आपको अभी कवर अप करना है हम सवालों के थ्रू ही अगर उसको आंसर करेंगे बिकॉज आई एम श्योर जो सवाल होंगे उसमें वो चीजें कवर अप हो सकती हैं बिकॉज स्टूडेंट के Sure. बहुत सारे सवाल हैं बहुत सारे लगातार आ ही Yeah. रहे हैं तो आई एम श्योर वो भी हमें एक लंबा टाइम चाहिए तो जैसे यू हैव शेयर योर स्ट्रेटेजी हाउ यू प्रिपेयर्ड आपने अपनी बेसिक नाउ लेट्स टेक अभी आई थिंक रचिता Yeah, यू sir. टेक फ्यू क्वेश्चन लेकिन उससे पहले Okay. मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ Yeah, sir. that is Sure, because sure. we have not seen you. I joined this college in 2018. Okay. So I personally not know you, but yes, एक होता ना कि we have started this journey. हमने 1.5 साल पहले स्टार्ट किया था कि हमने कहा कि हम पुराने जितने भी सक्सेसफुल जिनकी सक्सेस स्टोरीज हैं हमको यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे लाएंगे. So hope you like this session. और बच्चों को तो इसमें बहुत आई एम वेरी हैप्पी टू सी द नंबर जितने आज स्टूडेंट आए हैं आई थिंक दिस इज फर्स्ट एवर सेशन जिसमें 200 से ऊपर से बच्चे आए हैं तो यू कैन से कि देयर आर लॉट ऑफ क्रेज अबाउट योर सक्सेस बिटवीन स्टूडेंट वो भी आपका हिस्सा बनना चाहते हैं व्हाट इज योर लाइक हाउ मच द कॉलेज प्लेड रोल इन योर सक्सेस जैसे रामस्वरूप का जो आपका टाइम रहा 4 साल जो आपने यहाँ पे स्पेंड किए हाउ वाज दैट टाइम और कहाँ आपको कोई इंस्पिरेशन था कॉलेज में हु वाज योर रोल मॉडल ओवर हियर या क्या व्हाट इज लाइक ये मेरा सवाल है बिकॉज मैं चाहता हूँ कि बच्चे भी इस चीज को थोड़ा सा समझें और कॉलेज में ये ना सोचें कि हम पढ़ के चले गए या क्या तो हाउ वाज योर जर्नी ओवर हियर सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि मैं हमेशा से आई वाज नेवर वेरी जस्ट अ नर्ड टाइप ऑफ स्टूडेंट मैं हर तरफ इंडल्ज होती थी तो इन कॉलेज ऑल्सो आई वॉज वेरी एक्टिव व्हेन इट कम्स टू करिकुलर्स एंड व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन एंड एसोसिएशन सो करिकुलर्स ने इस प्रिपरेशन में मुझे बहुत बहुत मोटिवेट किया क्योंकि इट समवेयर had that thing in me कि it kept me going कभी भी डिमोटिवेट होती थी इट्स नॉट पॉसिबल कि आप हमेशा मोटिवेटेड रहे तो आई यूज टू थिंक कि आई हैव कहीं तो मैंने कुछ अच्छा किया है किसी फील्ड में एंड आई हैव एक्चुअली इसने मेरा स्टेज फियर दूर किया जिसने मुझे इंटरव्यू में बहुत हेल्प किया आई वाज लाइक ऑलवेज एक्टिव इन करिकुलर्स तो मेरे पास स्टेज फियर का कोई इशू नहीं था मेरे पास बातचीत करने का कम्युनिकेशन स्किल का कोई इशू नहीं था तो इसने मुझे इंटरव्यू में बहुत एज दिया बहुत ज्यादा और उसके बाद when it comes to college वहां पर जो मैं अपने जो सेमेस्टर एग्जाम्स थे जो मतलब बहुत लोग नहीं लेते हैं आई कैन नॉट इवन फोर्स कि सब लोग बहुत ही सारे एग्जाम्स को बहुत सीरियसली लो बट मैं लेती थी और इसकी वजह से मेरी एक्चुअली राइटिंग स्किल इंप्रूव हुई आई कैन से दैट क्योंकि मैं अब हम लोग इतने रामस्वरूप में इतने पेपर्स कंडक्ट करवाते हैं हर मंडे और सैटरडे को तो हमारा वो होता है टेस्ट होते थे फिर उसके बाद हमारे वो होते थे तो एक प्री एग्जाम्स होते थे फिर हम लोग जाके मेन एग्जाम बीबीडी में देते थे अपना तो इतनी बार लिखते लिखते इट हैज समवेयर एक्चुअली इम्प्रूव्ड माय राइटिंग स्किल्स तो दिस वाज अ गुड थिंग एंड अ गुड कंट्रीब्यूशन व्हिच आई कैन टेक फ्रॉम माय कॉलेज Who was your favorite teacher in college? सर हम लोगों को एक स्वाति मैम पढ़ाती थी स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड आई रियली थॉट कि शी इज वेरी हार्ड वर्किंग और वो बहुत मेहनत करती थी तो दैट वाज रियली नाइस उनसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था You people set up the stage and after you they are continuously 4 year we got the gold medal from civil branch so it is yes definitely a privilege कि आप लोगों ने एक जो सेटअप किया था प्लेटफॉर्म and your juniors followed regularly मतलब continuously 4 years Ramsur got the gold medal in AKTU ranking so it is definitely such student like you are asset for our institution और मे बी आज के सेशन के बाद से इस पर्टिकुलर ग्रुप में भी कुछ लोग डेफिनेटली इस रास्ते पे आगे चलेंगे और बहुत सक्सेसफुल होंगे तो आई एम श्योर थैंक सो इट इज ग्रेट सो नाउ आई थिंक रचिता यू प्लीज Yeah, स्टार्ट sure, sir. और कोई Okay. बच्चों के डायरेक्ट भी हो तो आप उनको अनम्यूट करके यू बिल्कुल, आस्क sir. यस प्लीज Yes, sir. Okay, so Disha, your first question is from Shivansh Avasthi. As you said कि आपने सेल्फ प्रिपरेशन करी तो इनका मेन क्रस्ट ये है क्वेश्चन का कि क्या किसी पॉइंट पे आपको ये लगा कि कोई गाइडेंस की जरूरत है आपको अच्छा हाय शिवांश आपका बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है तो मुझे एक्चुअली मैं क्या करती थी कि मैंने
अच्छा, मैं आगे बता नहीं पाई। आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट कोर है इस तैयारी का, बहुत ज्यादा। तो मैं आंसर राइटिंग के लिए शुरू से ही मैंने तैयारी कर ली थी, आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन करती थी मैं। जब मैंने 18 से प्रॉपर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो मैं आंसर राइटिंग बहुत पहले से कर रही थी। तो बहुत सारे आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे, जैसे एक सिक्योर इनसाइट्स का सिक्योर आता है, फिर उसके बाद आपका एक आईएएस बाबा का भी क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं, तो मैं वहां पे लिखती थी। तो वहां पे लिखने की वजह से बहुत ऐसे अच्छे लोगों, अच्छे फ्रेंड्स मुझे मिल गए थे वहां पे, दो चार, जिनसे मेरी कनेक्शन हुआ था, जिनसे मेरा, और उनसे मैं उनके साथ एसोसिएट हुई थी। तो जब मैं उनसे, अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती थी या कोई क्वेरी होती थी और वो ऑलरेडी प्रिपरेशन में थे, तो मैं उनसे शेयर कर लेती थी। तो जरूरी नहीं कि किसी टीचर का ही गाइडेंस मिले, अगर आप किसी दो चार लोग के साथ अच्छे से आप लोग अपना खुद प्रॉपर डिसाइड करके कर रहे हैं, तो वो जरूर हेल्पफुल करता है। अब मेरा ऑप्शनल जियोग्राफी था, तो एक इंसान मुझे मिला सिक्योर पे, एंड ही वाज आल्सो जियोग्राफी ऑप्शनल फ्रॉम आईटी दिल्ली, एंड हम दोनों ने प्रॉपर्ली शेयर किया। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर हम लोग ने लिखे, हर दिन दो दो चार चार लिखते थे, एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। और ट्रस्ट में, कोचिंग इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको इस पे, जिसको कोचिंग इज फॉर अ गाइडेंस थिंग, जहां पे आपको लगता है कि आपको जरूरी है, किसी गाइडेंस की जरूरत है, लेकिन बिना कोचिंग के नहीं हो सकता है ये पॉसिबल। ये तो मतलब आई थिंक आई एम क्वाइट एग्जांपल फॉर दैट, कि हो नहीं सकता बिना कोचिंग के। आप प्रॉपर अपना बेस पढ़िए। आप कोचिंग भी करेंगे ना, तो आपको उसके बाद खुद से पढ़ना पड़ेगा ही। आई कैन से दिस, आप कोचिंग कर भी लेंगे, विदाउट सेल्फ स्टडी यू कैन नॉट क्रैक एनी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। और गुड रैंक की तो बात ही छोड़िए, विद नॉर्मल रैंक ऑल्सो आप नहीं कर सकते हैं। सो सेल्फ स्टडी एंड अपने पे जो आप पढ़ रहे हैं उस पर भरोसा रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, great. Thank you, Disha. Mimansha wants to ask some question. Mimansha, I have requested you to mute your mic. Yes, ma'am. Thank you, ma'am, for Yeah. giving me the chance to ask the question. Yeah. First of all, congratulations, ma'am, for your selection. Ma'am, I'm from EC third year branch. I wanted to ask, ma'am, do you think attending YouTube lectures first, like there are so many free lectures present on the YouTube, like Unacademy and various study IQ, they are giving free lectures. So do you think attending those lectures and then studying the book is helpful, or do you think just by studying the book it's enough? हेलो विमांशा। एक्चुअली ऐसा आप पे डिपेंड करता है। अब मैं बताती हूँ, जैसे द हिंदू था। अब जब मैंने शुरू में द हिंदू पढ़ा, तो मैं उसको बहुत ही जनरल और लेमैन की तरह पढ़ती थी, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं यूपीएससी ओरिएंटेड कितना पढ़ रही हूँ। तो आपको ये ध्यान रख, तो फिर मैंने क्या किया कि उसके एनालिसिस थे बहुत सारे अवेलेबल। तो एक डीएनएस का राव एनालिसिस आता है, मुझे अभी भी मैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ। आई थिंक दिस इज मुझे सबसे अच्छा एनालिसिस लगता है वो। तो द हिंदू पढ़ने के बाद मैं वो एनालिसिस देख लेती थी। तो यहाँ पे उसने मेरी मदद की यूट्यूब लेक्चर्स में। लेकिन व्हेन इट कम्स टू बुक्स, अब इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं यूट्यूब वीडियोस। मैंने कभी आज तक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैंने किसी बुक के साथ में मैंने कोई यूट्यूब लेक्चर नहीं देखा है। मैंने सिर्फ बुक्स पढ़ी। अब लक्ष्मीकांत जैसे मैं पढ़ रही हूँ, तो अब लक्ष्मीकांत से मैं अब लक्ष्मीकांत का बहुत लोग डाले होंगे यूट्यूब पे कि लक्ष्मीकांत का ये चैप्टर है, ऐसे पढ़ लीजिए, ये चैप्टर ये कर लीजिए। आई पर्सनली सजेस्ट कि आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाइए, रेदर देन उस यूट्यूब वीडियो को देख के सोचें कि मुझे ऐसे पढ़ना चाहिए। अब आपको कोई चीज एकदम ही समझ में नहीं आ रही है तो बात अलग है, लेकिन जब चीज आपको, ये सिविल सर्विस में ऐसा कुछ नहीं है ना। अब लक्ष्मीकांत की किताब है, आपको पढ़ना है, बहुत चीज आपको उसमें समझनी है कि अच्छा ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे होता है, ये हमारा आर्टिकल से, और ये वो, और काफी चीजें आपको याद करनी है उसमें। तो इसमें जरूरी नहीं है कि यूट्यूब चैनल आपका कोई हेल्प करे, आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाइए। लेकिन करंट अफेयर्स की जहां तक बात आती है, उसमें जैसे स्टडी आईक्यू के वीडियोस कुछ कुछ अच्छे आते हैं, मतलब जब वो देते हैं। जैसे इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी, तो उसमें वो प्रॉपर पूरा इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट समझा दिए होंगे, तो यहाँ पर आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। ऑल्सो स्टडी आईक्यू के जो वर्ल्ड वॉर के वीडियोस हैं, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी स्टडी आईक्यू, मैंने बहुत उनके वीडियोस देखे थे कुछ। तो आप कंटेम्प्रेरी के लिए फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब। स्टैटिक के लिए अपने खुद पढ़िए किताबें, वो ज्यादा अच्छा हेल्प करेगा मेरे हिसाब से। Okay, ma'am, one more question. Like, which coaching institute do you prefer for joining mock test and study materials? Do you think it's good to purchase study materials? मैंने कोचिंग कोई ज्वाइन नहीं की थी। सॉरी, आई कैन नॉट कह सकती मैं कि ये अच्छी है ये नहीं। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अभी आ रहे हैं। आप
देख सकते हैं उसके लिए, बट व्हेन इट कम्स टू स्टडी मटेरियल, मैंने करंट अफेयर सोर्स के लिए सिर्फ विजन फॉलो किया है। मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी मैंने विजन का मटेरियल मार्केट से ले लिया था और उसी से मैंने किया है। तो मैं स्टडी मटेरियल के लिए हमेशा विजन पे रिलाई करती हूँ। उन्हीं का बजट और उन्हीं का इकोनॉमिक सर्वे का भी मटेरियल आता है, वो मैं विजन से ही पढ़ती थी। तो दिस इज गुड। मैंने मॉक टेस्ट भी सारे विजन के लगाए थे और इनसाइट्स का भी लगाया था मैंने, बट विजन का इज क्वाइट गुड। आई मीन आप कर सकते हैं उसको। Okay, thank you so much, ma'am. वेलकम। Thank you so Okay, much. thank you, Mamansa. So Disha, I don't know, there is student XYZ in the chat. So बहुत ही relevant question है उनका कि कि हम लोग लखनऊ आते हैं, गोरखपुर, बस्ती एंड डिफरेंट सिटीज से, एंड पेरेंट्स का ड्रीम होता है कि बच्चे ने बीटेक किया है तो उसके बाद जॉब लगेगी। बट व्हेन बच्चा डिसाइड्स कि हाँ अब उसको गवर्नमेंट सेक्टर में प्रिपेयर करना है, एंड ही इज टेकिंग अ टाइम ऑफ 2 to 3 years या 4 years स्पैन जैसे आपने लिया, तो स्टूडेंट इज आस्किंग कि क्या आपका कोई अदर बैकअप भी था कि अच्छा ये नहीं हुआ तो मैं ये करूंगी, या प्राइवेट जॉब, क्योंकि आई एम अ स्कॉलर स्टूडेंट तो मैं किसी और फील्ड में भी जा सकती हूँ, क्या कुछ ऐसा प्लान था आपका? हाँ एकदम, मैंने इंजीनियरिंग की ही इसलिए थी कि मुझे मैंने सोचा था कि मेरे पास एक ऑप्शन एक रहे, जॉब सिक्योरिटी। अब मेरे को रैंक आ गई तो वो तो मतलब और अच्छा हो गया, पर जरूरी नहीं है कि रैंक हो तभी जॉब मिलेगी। अब इंजीनियरिंग मैंने किया इसलिए कि मेरे पास एक अच्छा सिक्योरिटी रहे। और इवन देन मेरा अगर इट वाज, सभी लोग एंग्शियस होने लगते हैं एक टाइम बाद। गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी बहुत ही ज्यादा टायरिंग है, और जो भी लोग सपोर्ट भी करते हैं वो लोग भी एक टाइम बाद सब लोग डिमोटिवेट होने लगते हैं। आई वॉज वेरी लकी कि मेरी मदर कांस्टेंट सपोर्ट में थी मेरे। शी वॉज वेरी मच कि मैं कर लूंगी, किसी भी तरीके से कर लूंगी, एंड मैं बहुत लकी हो गई यहाँ पे। बट आप एक अच्छा बी प्लान रख के चलिए, ट्रस्ट मी इट हेल्प्स। मेरे पास था कि मैं इंजीनियरिंग में अच्छा रैंक आ गया है, अब बहुत अच्छा नहीं तो पर कोई नॉर्मल जॉब तो मिल सकती थी मेरे को, क्योंकि मेरे को तो कॉलेज छोड़े भी टाइम हो गया था 3 साल। तो अब मतलब एक लैग हो जाता है तो वो टाइम लिमिट भी मैटर करता है। तो ये था कि एक नॉर्मल जॉब आई कैन सिक्योर समहाउ। एक सवाल है मेरा इस बारे में कि जब आप इंजीनियरिंग आपने किया तो आपके पास एक ऑप्शन था आईईएस का भी, कि आप आईईएस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो कैसे आपने डिसाइड किया कि नहीं मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, मुझे आईईएस नहीं करना है, या हमें गेट की तैयारी नहीं करनी है? जी सर, जैसे मैंने बताया बीटेक में मेरा थोड़ा इंक्लिनेशन गया था एकेडमिक्स की तरफ की, क्योंकि मैं अच्छी थी उसमें सर। बट जब मैंने यूपीएससी का सिलेबस देखा तो वो मुझे ज्यादा अट्रैक्टिव लगा। सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका जीएस पेपर्स हैं, पॉलिटी है और वर्ल्ड इश्यूज हैं, और जो बीइंग बीइंग अ ब्यूरोक्रेट जो, और जो मेरी स्किल्स थे सर वो ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ज्यादा इंक्लाइन थे। चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स में हो, चाहे वो ये कि यू थिंक यू वांट टू गेट टू द ग्राउंड एंड सर्व द पीपल। आई ऑलवेज वांटेड हमेशा से कि मैं लोगों के बीच में रहूं और मैं सर्व करूं उन्हें। एंड देन व्हेन इट कम्स टू पावर, और सर मैंने कभी पैसे का मेरा कभी, अगर आप सिविल सर्विस में आ रहे हैं तो प्लीज पैसे का तो सोच के मत आएगा, इतना कोई सैलरी नहीं है। आपको आना है तो यू हैव टू डिसाइड कि पावर, अच्छा हाँ अगर आपको सेकेंडरी या थर्ड टर्शरी तरीके से पैसे कमाना है तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट सोली तरीके से हमें बहुत पैसा नहीं है। इट इज अ वेरी पावरफुल प्लेस। सो मेरे को हमेशा सर पावर चाहिए था, पावर मेरा ज्यादा अट्रैक्टिव क्वेश्चन था। तो सर मेरे को ज्यादा अट्रैक्टिव लगा ये एडमिनिस्ट्रेशन। Okay, so Rishabh, you want to ask something from Disha? Rishabh? गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon. आफ्टरनून। मैम ये पूछना था मैम, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम मैम इनके सिलेक्शन चांस क्या होते हैं? ये कई बार सुना है। Being a Kamal student, yeah, you can answer well. देखिए मैं तो ये तो सच सीधा कोर क्रक्स है कि इंग्लिश मीडियम वालों का सिलेक्शन अभी थोड़ा ज्यादा हो रहा है, ये सही बात है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी मीडियम वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। हम लोगों में मेरे इस बैच में 61 लोग एज डिप्यूटी कलेक्टर सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें से मतलब अराउंड 25-30 लोग जो हैं दे आर फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड। तो यू कैन नॉट से कि हिंदी मीडियम से नहीं हो रहा है, बट हाँ लोग इंग्लिश मीडियम को प्रेफर ज्यादा कर रहे हैं। दिस इज द हार्श रियलिटी राइट नाउ। मैम माय सेकंड क्वेश्चन इज मैम मेरे जानने वाले भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मैम प्री और मेंस निकाल रहे हैं, लेकिन मैम इंटरव्यू में रह जा रहे हैं मैम कई अटेम्प्ट में 3-4 साल से। तो मैम इसका क्या रीजन हो सकता है? इसका तो रीजन यही है कि इंटरव्यू में कोई रह जाना चीज ही नहीं है। इंटरव्यू मैंने आपको बताया 100 नंबर का है और 1500 नंबर का मेंस है, तो वो मेंस में रह जा रहे हैं ज्यादा।
इंटरव्यू 100 नंबर का है आपका और मेंस 1500 नंबर का है। मैं आपको बताऊं मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं हुआ था कोई, मेरे से इतना सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पूछा गया था आई वाज लाइक 90% टाइम सॉरी सर आई कैन नॉट रिकॉल, सॉरी सर आई कैन नॉट रिकॉल। और उसके बाद इंटरव्यू से निकलने के बाद आई वाज क्राइंग अपनी मम्मी को पकड़ के कि मम्मी इतना अच्छा चांस मिला था और नहीं हो पाएगा अब, मतलब मैं श्योर थी कि मेरा नहीं होगा। लेकिन वो इंटरव्यू में ये नहीं देखते हैं कि आप कितने सवालों का जवाब दे रहे हैं, वो इंटरव्यू में ये देखते हैं कि आप कैसे दे रहे हैं, उनको अप्रोच से मतलब है। अब आप बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर यू कैन नॉट नो एवरीथिंग अंडर द अर्थ, बट आपको ये तमीज होनी चाहिए कि जो आपको नहीं आता है वो बोलते हैं सॉरी सर मुझे नहीं आता है, ये आपको सीखना है। तो इंटरव्यू बहुत यूपीएससी में भी इंटरव्यू 250 नंबर का ही होता है, तो इंटरव्यू आपका रैंक ऊपर नीचे कर सकता है और हाँ कई बार आपका सिलेक्शन भी रोक सकता है बहुत कम नंबरों से, लेकिन उन्हें ज्यादा मेहनत मेंस पे करने की है। अगर उनके मेंस से बहुत अच्छे नंबर आएंगे तो दे कैन डेफिनेटली क्वालिफाई। और इंटरव्यू के लिए ऑब्वियसली कम्युनिकेशन स्किल्स दे कैन ऑलवेज वर्क ऑन, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स। Okay. मैम माय अदर क्वेश्चन इज मैम, मैम प्रिपरेशन के पहले मैम कई लोग डरा देते हैं कि बहुत बड़ा सिलेबस है, और तो मैम ये अपने आप को कैसे विश्वास दिलाएं कि हाँ हम कर सकते हैं? ये समझ में नहीं आता, ये लगा रहता है कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, और इंटरेस्ट है तब भी ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा। अरे ये सब कुछ नहीं है, सिलेबस देखिए पढ़िए सिलेबस बहुत बार, जितनी बार हो सके सिलेबस पढ़िए। ये सब सोचना ही क्यों है कि क्यों नहीं हो पाएगा, भाई ये क्या बात है? जो भी ये लोग डरा रहे हैं उनसे बात कम करिए और सिलेबस को बहुत बार पढ़िए। Okay, thank you so much. Question in chat box, Yeah, please ask. yeah. Arnav Singh is asking that it is said that taking optional subject history and geography is tough as too many people take this as an optional, which increases risk of chances having selection. मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी बहुत टफ सब्जेक्ट माना जाता है, एंड हो सकता है कि एक रिस्क का सिचुएशन हो कि इनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इफ एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड कि हाँ हम हिस्ट्री ज्योग्राफी ले सकते हैं, ले या ना ले, तो उसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है दिशा? देखिए मेरा तो जियोग्राफी ऑप्शनल था और मैंने तो ये पहला मेंस दिया था किसी भी सिविल सर्विसेज का, तो मैं तो इस बात से बहुत अग्री नहीं करूंगी। लेकिन अभी आप मार्केट में आएंगे, जैसे अभी ये सिविल सर्विसेज की तैयारी एक मार्केट है पूरा तो इस मार्केट में आएंगे तो आपको समझ में आएगा किसी किसी ऑप्शनल का ट्रेंड चलता है। अभी आजकल लोग कह रहे हैं एंथ्रो का बहुत ट्रेंड चल रहा है, एंथ्रो में बहुत नंबर मिल रहे हैं। फिर कुछ लोग कहेंगे कि हिस्ट्री ज्योग्राफी में नंबर नहीं मिलते हैं, कुछ लोग कहेंगे कि इधर मिलता है उधर नहीं मिलता है। आप अपने हिसाब से सिलेबस देखिए, जिससे आपको सबसे रिलेटेबल लगे आप उसके साथ जाइए। अगर आप पेपर अच्छा करेंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे बहुत। इस बार हाँ यूपीएससी में जो 2019 का रिजल्ट रहता, 20 का तो है नहीं, उसमें भी बहुत जो हमारी 9th रैंकर थी और जो हमारा शायद 12th थे, बहुत लोग ऐसे थे जो हमारे जियोग्राफी ऑप्शनल से थे। तो आप अच्छा करिए जियोग्राफी में। जियोग्राफी का सिलेबस वास्ट बहुत है ये मैं बोलूंगी, लेकिन जियोग्राफी में कई जगह एज भी तो है। आप ये देखिए मैंने बहुत सारे डायग्राम्स और बहुत सारे केस स्टडीज और बहुत सारे करंट एग्जांपल्स अपने जियोग्राफी पेपर में डाले, जिसका मुझे एज मिला। तो आप इतना डायग्राम्स, इतने फ्लो चार्ट और ये सब चीजें बाकी पेपर्स में नहीं बना सकते हैं। अब व्हेन इट कम्स टू, अगर आप जैसे हिस्ट्री की भी बात कर रहे हैं तो इसी बार यूपीपीसीएस में ही मेरे अराउंड 2-3 लोग जो हैं जो हिस्ट्री ऑप्शन से हैं और कई लोग हिंदी साहित्य ऑप्शन से भी हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक ऑप्शन की वजह से हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप जिस सिलेबस से सबसे ज्यादा रिलेट कर पाए, लगे कि सबसे इंटरेस्टिंग है, आप उसमें जाइए और उसको अच्छे से पढ़िए। उसको देखिए, आप बहुत सारे टॉपर्स की कॉपी अवेलेबल होती है गूगल पे, आप जाके चेक करिए कि वो कैसा लिख रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। देखिए आप कितना भी पढ़ लें उसका कोई मतलब नहीं है अगर आप उसको अच्छे से लिख नहीं पा रहे हैं। दिस इज द मोस्ट प्रेसिंग पॉइंट ऑफ मेरे इस पूरे एलिमिनाई टॉक का, कि प्लीज आंसर राइटिंग पे बहुत फोकस करिए। आंसर राइटिंग इज व्हाट विच विल गेट यू थ्रू, बी इट ऑप्शनल बी इट जी। एक सवाल है इसमें, मुझे लगता है कि इसका हो सकता है कि स्टेज पे कभी आप ऐसा रहा हो। स्टूडेंट का सवाल है कि इज देयर एनी स्टेज यू फील डीमोटिवेटेड और आपको लगा कि लेट्स लीव इट, कुछ और करते हैं? इज देयर एनी स्टेज यू हैड इन 3 years टाइम, बिकॉज इट अगेन इट्स अ बिग टाइम, 3 साल बहुत होते हैं। सर एवरीडे मुझे लगता था कि यार अब आज बहुत पढ़ लिया, अब नहीं हो रहा है मेरे से, ये हो नहीं रहा है, टेस्ट में कम नंबर आ गए या फिर कुछ आंसर अच्छा नहीं रखा, तो हमेशा लगता था कि यार नहीं हो रहा है अच्छे से मेरे से। मैं मम्मी के पास हमेशा के रोती थी कि मम्मी ये मेरा हो नहीं रहा है, कैसे हो रहा है, देखिए अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं। फिर साथ में मैं और पेपर्स भी दे रही थी, तो अगर वो कोई पेपर्स, कई लोग होते हैं, अब आप लोग भी जब जाएंगे ना पेपर देने, तो आप लोगों को भी कई सारे पेपर्स देंगे आप, तो
ये होता है कि आपको बहुत अपने आप को इमोशनली मैनेज करना पड़ेगा कि अगर कोई और पेपर आप दे रहे हैं और वो क्लियर नहीं हो रहा है तो उसके पीछे एकदम परेशान मत हो जाइए कि वो नहीं हो रहा है तो फिर रोने लगे। मैं डिमोटिवेट हो जाती थी कि यार मैं तो इतना पढ़ती हूँ, इतने अच्छे नंबर भी आते थे, फिर भी मैं नहीं निकाल पा रही हूँ ये पेपर भी इतना ईजी, और फिर मैं बहुत डिमोटिवेट होती थी। लेकिन म्यूजिक मुझे हमेशा पंप अप करता था और मैं दोबारा से अच्छी म्यूजिक सुन के, अच्छे गाने सुन के आई वाज लाइक कि ठीक है, दिस इज न्यू मी, अब दोबारा से स्टार्ट करेंगे, हो जाएगा। बहुत ज्यादा मैं नहीं रोती थी, ये नहीं कि मतलब हफ्ते हफ्ते रो रही हूँ, बहुत हो गया तो एक दिन आधे दिन करके फिर खत्म कर देती थी। और मोटिवेशन इज वेरी नेचुरल। So Disha will take 5 more questions only because I think ये session भी end हो जाएगा and I think जिस तरीके का आपका session चल रहा है मुझे लगता है it's a never ending session for us because सवाल इतने आ रहे हैं, but what I request, are you on LinkedIn? Yes sir, I have joined it recently. So I request you share your LinkedIn ID on the chat box, so students who have any question, those who we are not able to answer here, they can get in touch with you on LinkedIn, or maybe you can also help them out because बहुत मुश्किल है इतने सवालों का, क्योंकि सेशन भी almost this is third session we are doing and I'm sure you आप भी थक गए होंगे इस समय, and so I request everyone, we'll take 5 more questions, तो आप please रचिता one by one करके 5 और सवाल लीजिए and then after that we'll end this session and this we will call you for the offline session to campus, exactly, because जब भी आप हो सकता है कि आप नियर बाई रहो हमारे, when this pandemic will over, so then we can have a big session with you. Yes, so after this 5 questions एक और सेशन कर सकते हैं, मेरी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए हैं, अगर इतना बोला है तो आई वुड लाइक टू उन्हें मैं बता दूंगी। Okay, we can continue with the another session. No issues. We can continue. So मैम एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी, इट इज आस्क्ड बाय मोहित। मैम इंजीनियरिंग कोई करते हैं तो कैंपस प्लेसमेंट डेफिनेटली होता है, तो इनका कहने का मतलब है कि इफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है अभी इनकी फैमिली में एंड ही और शी वांट्स टू डू जॉब एंड उसके साथ वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बट उनका मेन एम यही है टू बी ए सिविल सर्वेंट, तो उसमें क्या इनके लिए कुछ टिप्स? देखिए पहले तो सच बताएं तो इस तैयारी के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जरूरी है। देखिए कई लोग ऐसे आपको मोटिवेट कर देंगे कि कुछ नहीं है पैसा, चले जाओ तैयारी करने। देखिए प्लीज ये सब दिमाग से निकाल दीजिए, जब तक आप दिमाग से स्टेबल नहीं रहेंगे, आपका परिवार आपको बहुत सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप एक टाइम पे आके आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और आप छोड़ देंगे। तो प्लीज ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए कि हम कैसे भी कर लेंगे। if you have serious issues, trust me, you can go for the job, but never let this thing down कि आपको करना है। आप साथ साथ रोज 1-2 घंटा करके थोड़ी बहुत तैयारी कर सकते हैं। कितने लोग जॉब करके साथ निकालते हैं, आप प्लीज एक बार यूट्यूब जाके सर्च करिए, इतने लोगों के इतने अच्छे लेक्चर्स पढ़े हैं जो जॉब के साथ क्लियर करते हैं। इवन देन मेरी यूपीएससी की जर्नी स्टिल कंटिन्यूड। अगर मेरी ज्वाइनिंग आ जाती है अभी कुछ महीनों में, तो मुझे अपनी यूपीएससी की जर्नी अपनी जॉब के साथ करनी, विच विल बी रियली वेरी टफ, क्योंकि मैं ऑल द टाइम मैं ग्राउंड पे रहूंगी, बट आई विल हैव टू मैनेज इट विद दैट। सो इट इज समथिंग कि आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप जॉब के बाद एक अच्छा फाइनेंशियल सिक्योरिटी खुद के लिए क्रिएट कर लेती हैं, आई सजेस्ट यू 1-2 साल बाद, 2-3 साल बाद आपको लगे कि इतना मेरे पास पैसा हो गया है, मैं तैयारी कर सकती हूँ एक जगह रह के, शांत सा कमरा लेकर, तो आप फिर बैठ के तैयारी करिए। लेकिन सच में फाइनेंशियल सिक्योरिटी, माइंड स्टेबिलिटी, मेंटल हेल्थ, परिवार का सपोर्ट, बीइंग गर्ल्स, कितने लोगों पे शादी का प्रेशर होता है, कितनी सारी चीजें हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ नॉर्मल, आप इसको सीरियसली लीजिए, ये सब हैम्पर करता है, आपको पता भी नहीं होता है। या ओके, थैंक यू। सो आप दोबारा से ज्वाइन करिए। आई वुड जस्ट से कि मैं भी मीटिंग एंड कर रही हूँ, तो लेट्स स्टार्ट विद योर अदर सेक्शन दिशा फ्रॉम यू कैन ज्वाइन विद इन 2 minutes, एवरीबॉडी कैन ज्वाइन विद इन 2 minutes।